हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अमल कमीशन के जो हम लोगों ने पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने बात कर ली थी कि अमल कमीशन के बारे में क्या क्या होता है, कौन कौन से 3 वर्ड होते हैं उनके बारे में जाना था कि अमल कमीशन क्या होता है, इसको हम लोगों ने समझा था। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसको हम लोग और डिटेल में करने वाले हैं, रिकंस्ट्रक्शन को बाद में। और हम लोगों ने क्या क्या जाना था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने थे हम लोगों ने, उनके बारे में जाना था कि एकीकरण क्या होता है, ट्रांसफरर कंपनी क्या होती है, संचय क्या होता है मतलब रिजर्व के बारे में जाना था। और हम लोगों ने ट्रांसफरी और कंसिडरेशन के बारे में जाना था, फेयर वैल्यू के बारे में जाना था। और हम लोगों ने एकीकरण के जो हैं दोष के बारे में जाना था, एकीकरण के गुण के बारे में जाना था कि एकीकरण के क्या क्या गुण होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना था कि डिक्रीजिंग इन कंपटीशन, डिक्रीजिंग इन एक्सपेंसेस, इस प्रकार से हम लोगों को कुछ लाभ होते हैं, कुछ एकीकरण के मतलब अमल कमीशन के कुछ लाभ जो होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एकीकरण के दोष के बारे में। आज हम लोग टॉपिक को करने वाले हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है एकीकरण के दोष, जिसे हम लोग बोलते हैं डीमेरिट्स ऑफ अमल कमीशन। अब बात आती है कि एकीकरण के करने से, एकीकरण मतलब कि अमल कमीशन करने से क्या क्या दोष होते हैं, उनके दोष क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला दोष है कि प्रबंधकीय समस्याएं, मतलब कि मैनेजमेंट प्रॉब्लम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रबंधकीय समस्याएं क्या क्या होती हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे मान लो कि ए कंपनी है, पहले ए कंपनी थी और बी कंपनी है, दोनों के मैनेजमेंट अलग अलग लोग करते थे। अब जब दोनों लोग मिल जाएंगे तो उनमें आपस में मतलब कि समस्याएं प्रकट होंगी। कैसी समस्याएं होंगी कि मान लो कि ये कंपनी जो है, ये कंपनी छोटे लेवल पर काम करती है और वो कंपनी बड़े लेवल पर काम करती है। तो ये इसको छोटे लेवल की आदत है और इसको बड़े की आदत है, तो इस प्रकार से उनमें आपस में समस्याएं आएंगी। तो एकीकरण में पहली समस्या है कि प्रबंधकीय समस्याएं आती हैं। एकीकरण के दोष में पहला दोष है कि प्रबंधकीय समस्याएं आती हैं। एकीकरण के कारण मतलब कि अमल कमीशन के कारण कंपनियों का आकार बढ़ जाता है। मतलब कि जब ए कंपनी काम करती है और बी कंपनी काम करती है, अब दोनों मिल गई हैं, ए प्लस बी बन गई है, मतलब ए बी कंपनी बन गई है, तो उनका जो है आकार कैसा हुआ, बड़ा हुआ, मतलब कि उनका जो साइज है वो बड़ा आकार का हो गया। इस कारण एक बड़ी औद्योगिक कंपनी की सीमित प्रबंधकीय क्षमता के कारण, मतलब कि जो बी कंपनी है उसके पास सीमित साधन है। अब वो बड़ी कंपनी के साथ मिलकर काम करेगी तो उससे साधन भी अपने बड़े करने होंगे, साधन बहुत से चाहिए होंगे, तो उसमें समस्याएं आती हैं। तो पहला नंबर है प्रबंधकीय समस्याएं आती हैं। दूसरा नंबर दोष जो है असहयोग की भावना जागृत होती है। असहयोग की भावना जागृत मतलब होता है कि आपस में जो लोग कोऑर्डिनेशन नहीं रख सकते हैं। सहयोग का मतलब, समन्वय का मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन रखना की बात होती है। सहयोग हेल्पिंग पर्सन होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है असहयोग की भावना जागृत होती है। कंपनियों का एकीकरण के कारण, कंपनियों का मतलब अमल कमीशन के कारण एक से अधिक कंपनियों के प्रबंधकों को मिलकर कार्य करना पड़ता है। मतलब कि एक से अधिक लोगों को मिलकर काम करना पड़ता है। जो मैनेजमेंट होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं उनको काम करना पड़ता है, जो हम लोगों के मैनेजर्स होते हैं उनको काम करना पड़ता है। अतः जब तक प्रबंधकों में आपसी सहयोग की भावना नहीं होगी तब तक व्यवसाय को सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता। मतलब आपस में जब तक सहयोग की भावना जागृत नहीं होगी तब तक व्यवसाय को सफलतापूर्वक नहीं चला सकते। असहयोग के कारण व्यवसाय की प्रगति में बाधा होती है। तो ये दूसरा नंबर दोष है हम लोगों का कि असहयोग। ठीक है, अब तीसरे की बात करते हैं हम लोग, मूल्य में वृद्धि। मूल्य में वृद्धि कैसे, जैसे मान लो कि ए कंपनी पहले अपना प्रोडक्ट अलग बेचती थी और बी कंपनी अपना प्रोडक्ट अलग बेचती थी। अब दोनों कंपनी मिल गई हैं और दोनों कंपनी मिलकर अपना प्रोडक्ट बेचेगी। अब चाहे कितने भी मूल्य रख ले, क्योंकि पहले मान लो कि ए कंपनी ने मान लो मूल्य बढ़ाए, मतलब मूल्यों में इंक्रीजमेंट किया तो बी कंपनी से खरीद लिया। अब बी कंपनी ने बढ़ाई तो ए कंपनी से खरीद लिया। लेकिन अब क्या है, अब दोनों कंपनियां मिलकर काम करेंगी तो उसमें क्या होगा कि वो जितने चाहे मूल्य रखेंगी। तो एकीकरण के कारण प्रतियोगिता में कमी आती है, परंतु वह पद्धति एकाधिकार को भी प्रेरित करती है। मतलब कि अमल कमीशन को प्रेरित करती है। इस प्रकार की व्यवस्था से यदि कोई संस्था एकाधिकार
मतलब कि मोनोपोली एक तरीके से हो जाती है, मेरा अधिकार है, एक का अधिकार हो गया, कौन सी कंपनी का, एबी कंपनी का। परंतु इस प्रकार इस यदि कोई संस्था एकाधिकार की दशा प्राप्त करती है तो वह संस्था ग्राहकों से अपने उत्पाद को बढ़ा हुआ मूल्य वसूल कर सकती है। मतलब कि जैसे मान लो ए कंपनी से पहले बी कंपनी से, अब पहले अलग अलग कंपनियां से मान लो हम लोग वस्तु ले लेते थे, मान लो ए ने बढ़ाई तो बी से ले लिया, बी ने बढ़ाई तो ए से ले लिया। अब जाएंगे कहाँ, क्योंकि अब दोनों कंपनियां मिल गई हैं, तो एकाधिकार की भावना जागृत होगी। उनके मूल्य अपने, जैसे मान लो ए बी कंपनी ने कुछ अपने मूल्य रख लिए, अब बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकती है, क्योंकि तुम जाओगे कहाँ, कस्टमर जाएगा कहाँ भाई, यहीं पे तो आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इनमें मूल्यों में वृद्धि एक दूसरा दोष होता है। इनमें तीसरा नंबर दोष होता है मूल्यों में वृद्धि, मतलब कि प्राइस इंक्रीजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट दोष है हम लोगों का सप्लाई पर नियंत्रण, मतलब पूर्ति पर नियंत्रण, मतलब सप्लाई कंट्रोल की बात करते हैं। एकीकृत संस्थाएं वस्तु की पूर्ति में कमी दिखाकर ग्राहकों को उत्पीड़न कर सकते हैं, मतलब कि उत्पीड़ित कर सकते हैं। जैसे मान लो कि पहले ए कंपनी थी, बी कंपनी थी, अब मान लो इनकी सप्लाई अगर रुकी तो इन्होंने बी से खरीद लिया, ठीक है, अब इनकी रुकी तो इन्होंने ए से खरीद लिया। तो इसमें क्या है कि कोई ना कोई हम लोगों के पास साधन था कि खरीदने के लिए। अब क्या है कि ए और बी कंपनी है, अब इन्होंने सप्लाई रोक दी तो हम जाएंगे कहाँ। पर उसके बाद उन्होंने मान लो सप्लाई रोकने के बाद एकदम सामान आया तो उसमें क्या है कि मूल्य बढ़े हुए होंगे तो हमें खरीदने पड़ेंगे। क्यों खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद आया है और ग्राहक को, कस्टमर को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस प्रकार से पूर्ति पर नियंत्रण होता है, तो ये भी दोष है। और लास्ट दोष है हम लोगों का अति पूंजीकरण। अति पूंजीकरण की बात आती है कि ओवर कैपिटलाइजेशन की बात आती है। ओवर कैपिटलाइजेशन करने से क्या होता है कि जैसे मान लो कि ए कंपनी की पहले अलग कैपिटल थी और बी कंपनी की अलग कैपिटल थी, अब दोनों कंपनियां मिल गई, ए बी बन गई, और ए बी बनने से क्या होगा कि कैपिटल जो है दोनों की कैपिटल भी मिल जाएगी, और कैपिटल मिल जाने से जो कुल पूंजी में वृद्धि हो जाती है तथा कुछ व्ययों में कमी आ जाती है। एकीकरण के कारण व्यवसाय की कुल पूंजी में वृद्धि हो जाती है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन होने से क्या होता है कि कभी कभी पूंजी जो होती है वो बेकार पड़ी रहती है। ज़रूरत हमें कम की होती है लेकिन पूंजी अधिक होती है हमारे पास, तो उसमें ओवर कैपिटलाइजेशन होता है। अब अधिक पूंजी करने से आप कहेंगे कि अधिक पूंजी करने से फ़ायदा ही है, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें उनको अधिक पूंजी करने से डिविडेंड देना पड़ता है। मान लो कि हम लोगों ने डिवेंचर से अगर मान लो अधिक पूंजी की है तो हमें ब्याज देना पड़ेगा, और उस पूंजी का कोई यूज़ किया नहीं हमने, तो क्या हुआ कि ओवर कैपिटलाइजेशन भी अच्छा नहीं होता है और अंडर कैपिटलाइजेशन भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग करने वाले हैं एकीकरण के जो अमल कमीशन के टाइप पूछे जाते हैं उनकी बात करने वाले हैं, तो उनकी हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एकीकरण के प्रकार। तो हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहने वाला है एकीकरण के प्रकार। अब एकीकरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो लेखांकन प्रमाप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार एकीकरण के निम्नलिखित 2 प्रकार निश्चित किए गए हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? पहला प्रकार है विलय के स्वभाव का एकीकरण, जिसे इंग्लिश में भी हम लोगों ने लिख रखा है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। मतलब पहला जो एकीकरण है वो कैसा है, विलय के स्वभाव का। विलय का मतलब मर्जर। और दूसरा जो एकीकरण है वो है क्रय के स्वभाव का मतलब परचेज के स्वभाव का। तो परचेज की बात करते हैं हम लोग और विलय की बात करेंगे, तो एक एक करके हम लोग दोनों को जानेंगे। विलय के स्वभाव का एकीकरण जानेंगे और क्रय के स्वभाव का एकीकरण जानेंगे, मतलब अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विलय के स्वभाव का एकीकरण। विलय के स्वभाव का एकीकरण में होने से सबसे पहले 5 बातें आपको याद रखनी होंगी। देखो, निम्नलिखित 5 शर्तें पूरी होने पर किसी भी कंपनी के एकीकरण को विलय के स्वभाव का एकीकरण माना जाएगा। मतलब जो नीचे 5 बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, नीचे 5 बातें लिखी हुई हैं, अगर इन पांचों बातों को कोई कंपनी फॉलो करती है तो वो कैसा एकीकरण माना जाएगा, तो वो माना जाएगा विलय के स्वभाव का, मतलब मर्जर के स्वभाव का माना जाएगा, नेचर ऑफ मर्जर। लेकिन अगर इन 5 शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं करती है तो उसे कैसा माना जाएगा, क्रय के स्वभाव का एकीकरण, मतलब कि अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज के जैसा माना जाएगा। तो इन 5 बातों में कौन कौन सी 5 बातें हैं, तो पहली बात है कि एकीकरण मतलब अमलगमेशन के बाद, एकीकरण के बाद हस्तांतरक कंपनी की जगह पर हम लोग अगर इसको अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं
तो इसे समझिए आप लोग, इसे आप समझिए सेलर कंपनी, सेलर कंपनी समझिए। ये कौन सी कंपनी है? ये सेल करने वाली कंपनी है, मतलब अपने जो कंपनी को बेचने वाली कंपनी है। एकीकरण के बाद हस्तांतरक कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी की सभी संपत्तियां और दायित्व, एसेट्स एंड लायबिलिटी किसके हो जाएंगे? परचेजर कंपनी के हो जाएंगे, ट्रांसफरी कंपनी के हो जाएंगे परचेजर कंपनी। तो किसके हो जाएंगे? पहली बात कि एकीकरण के बाद ट्रांसफरर कंपनी के जो सभी एसेट्स और लायबिलिटी हैं वो किसकी हो जाएंगी? ट्रांसफरी कंपनी की हो जाएंगी। पहली बात बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हस्तांतरी कंपनी, मतलब कि ये है हम लोगों की परचेजर कंपनी एवं उसकी सहायक कंपनियों द्वारा एकीकरण के पूर्व ग्रहण किए गए हस्तांतरक कंपनी के साधारण अंशों के अतिरिक्त अन्य साधारण अंशों के अंकित मूल्य के कम से कम 90% अंशधारी, मतलब शेयर होल्डर्स, 90% शेयर होल्डर्स हस्तांतरी कंपनी के साधारण अंशधारी के एकीकरण के बाद बन जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात भी बिल्कुल समझ में आ गई। उसके बाद तीसरी बात लिखी हुई है कि हस्तांतरक कंपनी मतलब सेलर कंपनी के सभी साधारण अंशधारी, मतलब शेयर होल्डर्स जो हस्तांतरक कंपनी, जो परचेजर कंपनी के साधारण अंशधारी बनने के लिए स्वीकृति देते हैं, उन्हें हस्तांतरी कंपनी द्वारा अपने साधारण अंशों का निर्गमन करते हुए एकीकरण के प्रतिफल का पूर्णतः भुगतान किया जाएगा, ठीक है। मतलब इनका जो है, एक कंपनी है, जैसे मान लो कि एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड। अब ये है हम लोगों की परचेजर कंपनी और ये हम लोगों की सेलर कंपनी। ये अपना जो सामान है, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी, इसको सेल करती है। अब सेल करेगी तो इसमें क्या है कि इसके जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको भुगतान के रूप में कौन देगा? तो आप कहेंगे कि ए देगा भुगतान के रूप में। तो क्या देगा? तो अपने शेयर होल्डर्स अपने शेयर दे सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि उन्हें हस्तांतरी कंपनी द्वारा अपने साधारण अंशों के निर्गमन करते समय, अपने शेयर जो हैं उनका इशू करते समय एकीकरण के प्रतिफल का पूर्णतः भुगतान किया जाएगा। मतलब कंसिडरेशन की बात हम लोग अभी आपको समझाएंगे। तो ये तीसरी बात भी बिल्कुल समझ में आई। उसके बाद अगर कोई बात समझ में नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को इतना याद रखना है कि एकीकरण के टाइप कितने होते हैं? 2 टाइप होते हैं। उन 5 शर्तों में से कोई एक या 2 शर्तें आप लोगों को याद रखनी है और हम लोगों ने इसी प्रकार से करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 1-2 बार हम लोग दोबारा से आप लोग वीडियो जब देखेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने हिंदी में लिख रखा है, इंग्लिश में नहीं लिख रखा है। इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन हम आप लोगों को बीच बीच में परचेजर और सेलर कंपनी से बता रहे हैं और एग्जाम्पल भी देते चलते हैं, तो इससे आप लोगों को हो सकता है कि समझ में आ जाए और हो भी सकता है कि आप लोगों को कम समझ में आए, ये भी बात है। अब चौथी बात बिल्कुल सरल बात है कि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगी कि हस्तांतरी कंपनी का मतलब होता है परचेजर कंपनी, जो कंपनी परचेज करती है। परचेजर कंपनी द्वारा एकीकरण के बाद हस्तांतरक कंपनी मतलब सेलर कंपनी के व्यवसाय को चालू रखा जाएगा। जैसे मान लो कि ए ने बी को परचेज कर लिया, तो ये नहीं है कि अब बी का व्यवसाय बंद हो गया। बी का व्यवसाय बंद नहीं है। विलय के स्वभाव में सबसे पहली बात, विलय के स्वभाव में चौथी नंबर हम लोगों की शर्त यही है कि दोनों कंपनियों को जो अस्तित्व है, मतलब कि जो दोनों कंपनियों का अस्तित्व रहेगा वो बना रहेगा, मतलब व्यवसाय उनका चालू रहेगा। ये बात इसमें साफ साफ कही जाती है। और हम लोगों की आखिरी बात कि हस्तांतरक कंपनी के वित्तीय विवरणों, मतलब कि हस्तांतरी कंपनी के वित्तीय विवरणों का मतलब होता है परचेजर कंपनी के वित्तीय विवरण, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हस्तांतरी कंपनी मतलब सेलर कंपनी की संपत्तियों और एसेट्स को उनके पुस्तकीय मूल्य पर प्रदर्शित किया जाएगा। यदि दोनों कंपनियों की लेखांकन नीति में कोई अंतर है तो एक रूपता लाने के लिए उद्देश्य आवश्यक समायोजन किए जाएंगे। मतलब दोनों कंपनियों का जब हम लोग, जैसे मान लो कि ए कंपनी है और बी कंपनी है, अब दोनों कंपनियों, ए कंपनी ने इसको खरीद लिया, ये परचेजर कंपनी और ये है सेलर कंपनी। अब इसकी जो संपत्तियां और मतलब कि एसेट्स और लायबिलिटी हैं वो इसमें इसकी बैलेंस शीट में, जब ये बैलेंस शीट बनाएगी ना ए, तो ये शो करवाएगी
अगर मान लो इसमें एक रूपता नहीं है, मतलब इनके में ये अलग तरीके से पहले बैलेंस शीट बनाती थी और ये कंपनी अलग तरीके से बैलेंस शीट बनाती है, अगर एक रूपता नहीं है, मतलब दोनों में अलग अलग है, तो उनमें एक रूपता लाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करने पड़े तो करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है आवश्यक समायोजन किए जा सकते हैं। तो ये पांचों बातें अगर किसी कंपनी में, अगर कोई पांचों बातें, इन पांचों बातों का कोई कंपनी एकीकरण करते समय इन पांचों बातों में पूरी करनी होगी। अगर कोई पूरी करता है तो वो कैसा एकीकरण माना जाएगा? विलय के स्वभाव का, मतलब कि नेचर ऑफ मर्जर का केस माना जाएगा। और अगर इन पांचों बातों में, तो चलिए हम लोग सारांश के रूप में हम लोग पढ़ लेते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट है, मतलब इस प्रकार स्पष्ट है कि विलय के स्वभाव के, विलय का मतलब होता है मर्जर के स्वभाव, मतलब इन द नेचर ऑफ मर्जर के एकीकरण में, मतलब विलय के स्वभाव के एकीकरण में हस्तांतरक कंपनी एवं हस्तांतरी कंपनी दोनों का अस्तित्व बना रहता है। सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को चौथे नंबर की इसमें यही तो बताइए कि दोनों का व्यवसाय चालू रहता है और दोनों कंपनियों का व्यवसाय भी बना रहता है। इसके अतिरिक्त दोनों कंपनियों के अंशधारी, मतलब शेयर होल्डर्स का स्वामित्व भी बहुत हद तक बना रहता है। जब कंपनियां बनी रहेंगी तो शेयर होल्डर्स भी बने रहेंगे और उनका स्वामित्व, मतलब ओनरशिप भी बनी रहेगी। वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय दोनों कंपनियों की संपत्तियां, मतलब एसेट्स, रिजर्व और लायबिलिटी का विवरण भी एक साथ दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एकीकरण के जो है सबसे पहला प्रकार जाना कि इन द केस ऑफ मर्जर का केस हम लोगों ने अच्छी तरीके से जाना। अब बात आती है, इतना बड़ा जब हम लोग सेकंड जो करेंगे वो है हम लोगों का कि सेकंड जो प्रकार है वो है क्रय के स्वभाव का एकीकरण। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, मतलब कि अमलगमेशन जो है, अमलगमेशन दो प्रकार का होता है, मर्जर विलय के स्वभाव का और एक होता है परचेज के स्वभाव का। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि विलय के स्वभाव के एकीकरण में जिन 5 शर्तों का उल्लेख किया गया है, जो 5 शर्तें मैंने अभी आप लोगों को बताई हुई हैं, उन 5 शर्तों का उल्लेख किया गया है। जब उनमें से कोई एक या अधिक शर्तें पूर्ति नहीं होती है या फिर नहीं हो पाती है, तब ऐसे एकीकरण को, अमलगमेशन को क्रय के, मतलब परचेज के, इन द नेचर ऑफ परचेज का एकीकरण माना जाता है। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि परचेज के स्वभाव का एकीकरण कैसे होगा, कि अगर उन 5 शर्तों में से कोई एक शर्त या अधिक शर्त पूरी नहीं होती हैं तो वो कैसा केस माना जाएगा? वो अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज का केस माना जाएगा। एकीकरण कैसा माना जाएगा? क्रय के स्वभाव का एकीकरण माना जाएगा। इस प्रकार एकीकरण में किसी एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को पूर्ण रूप से क्रय कर लिया जाता है, मतलब पूर्ण रूप से क्रय कर लिया जाता है, क्रय की बात आती है। अब बात करते हैं हम लोग क्रय प्रतिफल के बारे में, परचेज कंसीडरेशन के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से जाना था कि एक वस्तु के बदले में जब किसी आदमी को कोई चीज़, कोई पैसा, कोई वस्तु बदले में दी जाती है तो उसे कंसीडरेशन बोलते हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार जब कंपनियों का एकीकरण होता है तो उसमें क्या होता है कि क्रय प्रतिफल कैसे निकालते हैं, क्रय प्रतिफल होता क्या है, उनके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग इनको देखते हैं। सबसे पहली बात कि एकीकरण के समय निर्धारित किया जाने वाला क्रय प्रतिफल शब्द वह मूल्य होता है जिसे हस्तांतरक कंपनी का मतलब होता है सेलर कंपनी के अंशधारी अपने संपत्तियों और दायित्वों के लिए हस्तांतरी कंपनी से प्राप्त करेंगे। मतलब ए कंपनी और बी कंपनी, अब ए कंपनी जो है इसको अपने में मिलाना चाहती है, मतलब मर्जर करना चाहती है, हो सकता है परचेज करना चाहती हो। अब इनको परचेज करना चाहेगी तो इससे जो है ए को कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई नगद के रूप में इनको देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। जो ए इनको देंगे उसी को बोलेंगे हम लोग परचेज कंसीडरेशन बोलेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि एकीकरण के समय निर्धारित किया जाने वाला क्रय प्रतिफल शब्द वह मूल्य होता है जिसे हस्तांतरक कंपनी, मतलब सेलर कंपनी के अंशधारी, मतलब शेयर होल्डर्स अपनी संपत्तियां और दायित्व, मतलब कि लायबिलिटी और एसेट्स के लिए
हस्तांतरी कंपनी से प्राप्त करेंगे। तो जो प्राप्त करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, परचेज कंसीडरेशन बोलते हैं। लेखा मानक 14 का कथन है, लेखा मानक 14 जो मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का जो कथन है, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि एकीकरण के प्रतिफल का आशय, एकीकरण के प्रतिफल का आशय हस्तांतरी कंपनी द्वारा, हस्तांतरी कंपनी का मतलब होता है परचेजर कंपनी, परचेजर कंपनी, परचेजर कंपनी द्वारा, परचेजर कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी को निर्गमित अंशों या अन्य प्रतिभूतियों का एकल राशि का रोकड़ या अन्य संपत्तियों के रूप में किए गए भुगतान से होता है। मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि ए ने बी को खरीदा, अब खरीदने के रूप में या तो तुम अपनी संपत्तियां उसको दो या तो तुम नगद में दे दो कुछ। तो जो हम लोग चीज़ें उसको देते हैं, ए ने बी को दी हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। इन्हीं बातों को मैंने लिख रखा है। परचेज कंसीडरेशन में हम लोग क्या क्या शामिल कर सकते हैं, तो हम लोग नगद को शामिल कर सकते हैं, कैश को शामिल कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है ना कि देखो, इसमें देखो लिखा हुआ है कि एकल राशि एवं रोकड़ या फिर अन्य संपत्तियों के रूप में किए गए भुगतान से होता है। इस प्रकार क्रय प्रतिफल हस्तांतरण कंपनी के अंशधारी द्वारा अंशों, ऋणपत्रों, नगद या अन्य संपत्तियों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ए ने बी के रूप बी को कुछ दिया, तो क्या दिया, मान लो अपने शेयर दे दिए, मान लो अपने शेयर दे दिए, डिवेंचर दे दिए, नगद भी दे सकती है या फिर अदर एसेट्स कोई अन्य संपत्ति होती है उनको भी दे सकती है। तो ए ने बी को दे दी, ठीक है, और बी इनको प्राप्त कर भी सकती है। तो नगद दिया जा सकता है परचेज कंसीडरेशन के रूप में, नगद मतलब कैश, कोई शेयर दिए जा सकते हैं, ठीक है, कोई डिवेंचर दिए जा सकते हैं या फिर कोई अदर एसेट्स, अदर एसेट्स, तो हम लोग इनको परचेज कंसीडरेशन के रूप में दे सकते हैं। तो इसमें यही बातें लिखी हुई हैं। यह स्पष्ट है, यह भी स्पष्ट है कि ऋणपत्रधारियों को किया गया भुगतान या फिर अन्य दायित्वों के भुगतान को क्रय प्रतिफल में शामिल नहीं किया जाता। कि मान लो कि अगर हम लोग डिवेंचर होल्डर्स को भुगतान करते हैं तो डिवेंचर को हम लोग इसमें शामिल नहीं करते हैं, और लायबिलिटी अगर पे करी है, ए ने कोई लायबिलिटी पे करी है तो उसको परचेज कंसीडरेशन के रूप में शामिल नहीं करते हैं। अगर बात कहीं लिखी जाती है, यह मान लिया जाता है, यह मान लिया जाएगा कि इन्हें हस्तांतरी कंपनी द्वारा ले लिया गया है और इनका भुगतान कर दिया गया है। यदि हस्तांतरी कंपनी द्वारा कोई दायित्व स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया है तो इसका भुगतान कौन करेगा, हस्तांतरक कंपनी द्वारा किया जाएगा। तो हम लोगों ने आज परचेज कंसीडरेशन के बारे में जाना कि परचेज कंसीडरेशन क्या होता है। अब परचेज कंसीडरेशन को कौन कौन से जो है निकालने की क्या क्या विधियां होती हैं, तो उनको हम लोग बात करते हैं। तो क्रय प्रतिफल मतलब परचेज कंसीडरेशन को निकालने की रीतियों की बात करें, चाहे मेथड्स की बात करें, तो पहला मेथड्स जो है वो है शुद्ध भुगतान रीति, शुद्ध भुगतान रीति, नेट पेमेंट मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है, शुद्ध संपत्ति रीति, नेट एसेट्स मेथड। और तीसरा है अंशों की अनुपात रीति या अंश विनिमय रीति, इसे बोलते हैं शेयर प्रोपोर्शन मेथड या फिर शेयर एक्सचेंज मेथड। तो इन तीनों मेथड पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो इन दो मेथडों की हम लोग आज बात करने वाले हैं और तीसरे मेथड की बात हम लोग अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा क्लास रहने वाला है, थोड़े से बड़े टॉपिक रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एकीकरण से आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसीलिए मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में क्लास करा रहा हूँ। तो एकीकरण के प्रकार में सबसे पहले हम लोग शुद्ध भुगतान विधि की बात करते हैं। तो शुद्ध भुगतान विधि में जैसा कि पहले इंगित किया गया है कि लेखांकन मानक अनुबंध करता है कि क्रय प्रतिफल मुख्य रूप से शुद्ध भुगतान विधि पर आधारित होता है। लेखांकन मानक 14 का कथन है कि एकीकरण के प्रतिफल का आशय हस्तांतरी कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी को निम्न निर्गमित अंश या फिर अन्य प्रतिभूति, सकल राशि या फिर रोकड़ या फिर अन्य संपत्ति के रूप में किए गए भुगतान से होता है। मतलब जो मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है कि ए ने मान लो बी को खरीदा, ए ने बी को खरीदा, तो ए ने कुछ भुगतान किए होंगे, तो भुगतान के बदले में क्या क्या दिया है, मान लो शेयर दिए हैं, शेयर दे सकते हैं,
कैश दे सकते हैं, अदर एसेट्स दे सकते हैं। तो इनको जो देते हैं तो इनको टोटल करेंगे हम लोग। मान लो शेयर दिए हैं 2 लाख के, कैश दिया है 1 लाख का और 50,000 की एसेट्स दी है, तो इनका हम लोग योग करेंगे तो ये होगा 3,50,000। और इनका योग करने के बाद किनको दे दिया, बी को दे दिया। तो इसे बोल देंगे हम लोग क्रय के, इसे बोल देंगे शुद्ध भुगतान विधि। शुद्ध भुगतान मतलब कि नेट पेमेंट मेथड। अब हम लोग बात करते हैं इनकी, तो कौन की, शुद्ध संपत्ति रीति। शुद्ध संपत्ति रीति में क्या होता है कि टोटल एसेट्स देखी जाती हैं, टोटल एसेट्स, और माइनस की जाती हैं टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी जब करते हैं तो हम लोगों की नेट एसेट्स आती हैं, और नेट एसेट्स करने के बाद हम लोग उनको भुगतान कर देते हैं। तो इस विधि को भी हम लोग इसी प्रकार से जानते हैं। इस विधि का यूज़ हम लोग बहुत जगह करते हैं। कहाँ कहाँ किया है हम लोगों ने, तो हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ शेयर में किया जाता है इस विधि का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में किया जाता है, और हम लोगों ने इसका जो है ये हम लोगों ने अमलगमेशन में भी इसको पढ़ा और इसके न्यूमेरिकल की बात की है। तो मैंने आज आप लोगों को परचेज कंसीडरेशन के रूप में 2 बातें आप लोगों को बताई कि परचेज कंसीडरेशन की 2 विधियां कौन सी होती हैं, नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट्स मेथड। अगली क्लास में हम लोग जो लास्ट का हम लोगों का एक टॉपिक है और छोटे छोटे 2 टॉपिक और हैं, उनको हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों को इतना ही रखेंगे। आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।